हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाजिया। तो हमारे पॉलिटी पीवाईक्यू की नेक्स्ट क्लास है ये, जिसमें हम आज राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जो पीवाईक्यू हैं वो करेंगे और सभी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू मैं इसमें कवर करूंगी जो कि ज़रूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो और यूकेपीसीएस हो, आरपीएससी हो, सभी एग्जाम के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप सभी हमारी क्लास को देखते रहिए और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिए इस क्लास को और सब्सक्राइब करना तो चैनल को मत भूलिएगा बिल्कुल भी। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है। तो ठीक है, तो इसका आंसर होगा भारत का राष्ट्रपति। ठीक, भारत का राष्ट्रपति जो है भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है, क्योंकि भारत एक गणराज्य है। और गणराज्य है इसका क्या तात्पर्य है, गणतंत्र है इसका क्या तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य है गणराज्य का कि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वो निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत। ठीक है, और अतः भारतीय गणतंत्र का जो प्रमुख है वो या राष्ट्राध्यक्ष है वो हमारा राष्ट्रपति है। और हमारे राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन ए है कि भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। तो ये सही है। क्यों सही है, क्योंकि भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो निर्वाचित होता है और वहाँ का जो ब्रिटेन का जो ब्रिटिश जो राजा होते हैं वो वंशानुगत होते हैं। तो ये सही है। कारण है क्योंकि भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। तो ये गलत है, क्योंकि अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। भारत का राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति पद से मिलता है। इसमें केवल ए सही है, तो इसका आंसर होगा ए सही है, आर गलत है। ठीक है, यानी कि तो इसमें आंसर होगा ए सही है, आर गलत है। देखिए फ्रेंड्स, भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो निर्वाचित होता है, ब्रिटेन का वंशानुगत, ये तो मैं बता चुकी हूँ। और लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति और भारतीय राष्ट्रपति में क्या डिफरेंस है, तो ये कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है नाम मात्र का प्रमुख होता है। यानी कि भारत के राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, लेकिन नाम मात्र का प्रमुख होता है। वास्तविक प्रमुख कौन होता है भारत में, तो प्रधानमंत्री, जबकि अमेरिका में वास्तविक प्रमुख ही राष्ट्रपति होता है और समस्त कार्यपालिका शक्ति अमेरिका में वहां के राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, तो इसलिए स्टेटमेंट जो आर था रीजन वो गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। तो ये सही है, क्योंकि संघ की कार्यपालिका शक्ति का जो प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। और राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति, रीजन है क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। तो ये कथन गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियों की सीमाएं हैं, ऐसा नहीं है कि अत्यधिक शक्तियां दी गई हो राष्ट्रपति को। और वैसे भी राष्ट्रपति की जो शक्तियां होती हैं वो मंत्रिपरिषद के माध्यम से ही राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करता है, अपने कृत्यों का, अपनी शक्तियों का मंत्रिपरिषद की सलाह पर। तो जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं वो सीमित हो जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पे भी ए सही है, आर गलत है आएगा। ए सही, आर गलत। ठीक है, और अनुच्छेद 74 ए के तहत जो है राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर। तो चूंकि सीधे, तो इसमें क्या आंसर होगा, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। ठीक है, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि मंत्रिपरिषद की सलाह पर, मंत्रियों की सलाह पर नहीं, मंत्रिपरिषद की सलाह पर, तो ये भी नहीं आएगा। केवल प्रधानमंत्री नहीं आएगा और मंत्रिमंडल नहीं आएगा, मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। तो इसलिए इसमें आंसर होगा सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि भारत की का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है, एग्जीक्यूटिव हेड। तो राष्ट्रपति होता है कार्यपालिका अध्यक्ष। 52 अनुच्छेद 52 के अनुसार या आर्टिकल 52 के अनुसार भारत की में का एक राष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 53 के अनुसार 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, तो इसलिए कार्यपालिका अध्यक्ष या एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है, तो होता है राष्ट्रपति, क्योंकि अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं
या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अधीनस्थ अधिकारी जैसे मंत्रिपरिषद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसी एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। तो ये अनुच्छेद 53 है, 53, जो कि मैंने पहले भी बताया कि अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। और अनुच्छेद 52 जो है वो कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है, ये भारतीय संघ का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। और अनुच्छेद 54 में जो है वो कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से होगा, ठीक है। अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से होगा। सिमिलर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां तो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। ये भी वही है कि भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है, तो भारत के राष्ट्रपति में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित है, तो ये सही है, अनुच्छेद 53 के तहत है ये। और क्यों, रीजन दिया हुआ है, कारण कि कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित हैं। तो ये भी सही है, कार्यपालिका शक्तियां यही होती हैं कि सरकार किस तरह से प्रशासन करती है, व्यवसाय चलाना। सरकार का व्यवसाय क्या है, सरकार का व्यवसाय प्रशासन करना है, और तो सरकार किस तरह से प्रशासन चलाती है, तो ये भी सही है कि कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है। लेकिन सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है, इसलिए संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित नहीं है, इसलिए ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। इसमें आंसर होगा बी, ठीक है। क्योंकि संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में इसलिए निहित की गई हैं क्योंकि वो राष्ट्र का प्रमुख होता है, प्रथम नागरिक होता है देश का, राष्ट्राध्यक्ष होता है, गणतंत्र का प्रमुख होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्तव्य दिए हैं दो, वही स्टेटमेंट और रीजन वाले क्वेश्चन है। तो रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांड राष्ट्रपति में निहित है, तो ये सही है। ये स्टेटमेंट, रक्षा बलों का जो सर्वोच्च कमांड है, तीनों सेनाओं का जो सेनापति होता है वो राष्ट्रपति होता है, तो ये सही है। फिर रीजन है, प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र नहीं है, बल्कि मंत्रिपरिषद की सलाह से ही राष्ट्रपति कार्य करता है, ठीक है। तो इसमें भी होगा ए सही है और आर गलत है। देख लेते हैं इसकी व्याख्या कि संविधान के अनुच्छेद 53(2) के अनुसार, 53(2) के अनुसार संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश यानी कि सुप्रीम कमांड जो है राष्ट्रपति में निहित है, परंतु उसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होने की बात कही गई है। इसमें यानी कि विधि होगी कोई इस प्रकार की, तो विधि के माध्यम से ही वो विधि द्वारा विनियमित होगा। जो कोई भी कमांड देगा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री प्रधान सेनापति की हैसियत से, तो विधि द्वारा विनियमित होगा या फिर मंत्रिपरिषद की सलाह पर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, तो इसका आंसर होगा बी। एक्चुअली जो राष्ट्र का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति होता है, राष्ट्र का जो प्रतिनिधित्व करता है, समस्त कार्यपालिका शक्तियां जो भारत में निहित है वो राष्ट्रपति में है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किसी भी समझौते पर जो हस्ताक्षर होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समझौते करारों पर, वो राष्ट्रपति के होते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति देश का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन देश का नेतृत्व करता है, राष्ट्र का नेतृत्व वो नहीं करता, राष्ट्र का नेतृत्व जो करता है वो प्रधानमंत्री करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है, तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष मतदान से, ठीक है, अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। अनुच्छेद 55 के तहत है ये, 55 के अकॉर्डिंग, ठीक है, अनुच्छेद 55 के अकॉर्डिंग है मतदान। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इनकी एक क्रम इसे याद रखेंगे तो आपको याद रह जाएगा कि कौन से अनुच्छेद के तहत क्या क्या दिया हुआ है। जैसे अगर अनुच्छेद 52 के अनुसार देखें
अगर अनुच्छेद 52 के अनुसार देखें तो ये प्रावधान है कि संघ का एक राष्ट्रपति होगा। 53 के अनुसार है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 में जो दिया हुआ है कि ये दिया हुआ है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से होगा। ठीक है, तो अब निर्वाचन की बात आएगी तो निर्वाचक मंडल के माध्यम से ये 53 में दिया हुआ है, सॉरी 54 में दिया हुआ है। और अनुच्छेद 55 में जो है ये दिया हुआ है कि किस प्रकार से निर्वाचन की पद्धति क्या होगी। निर्वाचन की पद्धति अनुच्छेद 55 में दी हुई है। ठीक है, निर्वाचक मंडल के बारे में दिया हुआ है अनुच्छेद 54 में, और निर्वाचन की जो पद्धति है वो दी हुई है अनुच्छेद 55 में। निर्वाचन की पद्धति यानी कि अप्रत्यक्ष गुप्त मतदान से एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से गुप्त मतदान से होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, ये अनुच्छेद 55 में दिया हुआ है। ठीक, 56 में जो दिया हुआ है तो अनुच्छेद 56 में दिया हुआ है कि राष्ट्रपति का त्यागपत्र, यानी कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र देगा। अब त्यागपत्र दे दिया 56 में, और 57 में फिर से क्या है, सो 57 में है अनुच्छेद 57 में कि राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन। ठीक, तो इस तरह से एक क्रम दिया हुआ है कि 52 में राष्ट्रपति संघ का एक राष्ट्रपति होगा, फिर 53 में कि कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होगा, 54 में कि अब निर्वाचन कैसे हो कि निर्वाचक मंडल के माध्यम से होगा, फिर निर्वाचन की पद्धति है तो वो होगी 55 में, फिर निर्वाचन हो गया उसके बाद अब 56 में त्यागपत्र, तो उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र देगा। अब 57 में है अनुच्छेद 57 में कि फिर से पुनः निर्वाचन, तो पुनः निर्वाचन की जो पात्रता है उसकी बात की गई है। ठीक है, और अनुच्छेद 58 में जो है वो दी गई है कि उपराष्ट्रपति की अर्हताएं क्या होंगी, अर्थात क्या क्या होना चाहिए राष्ट्रपति की अर्हताएं क्या होंगी अनुच्छेद 58 में, कि क्या क्या अर्हताएं होनी चाहिए। जैसे वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए उसको। ठीक है, ये दिया हुआ है अनुच्छेद 58 में। ठीक है, 58 में। और 60 में जो है अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ जो है उसका प्रतिरूप है, मतलब प्रारूप और प्रतिज्ञान है। और 61 में जो है अनुच्छेद 61 में वो महाभियोग है। ठीक है, बार बार ये रिपीट होंगे तो मैं बताती चलूंगी ताकि आपको अच्छे से याद रह जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है, तो ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट है कारण एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनता है। ठीक है, और तो बेसिकली ये कथन तो सही है, लेकिन बेसिकली ये दिया हुआ है कि संसद के राज्य विधानसभाओं के सदस्यों और संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनता है। ठीक है, तो इसमें जो है वो आर ए और आर दोनों सही है, और आर ए का जो है सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति का जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है और एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्य की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनता है। यानी कि संसद के भी केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे और राज्य विधानसभाओं के भी केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, मनोनीत नहीं। ठीक है ना। निर्वाचक मंडल के जो प्रावधान है कि निर्वाचक मंडल किसमें है, तो वो अनुच्छेद 54 में है। और केवल ये इस संसद के और राज्य विधानमंडलों के केवल निर्वाचित सदस्यों को क्यों चुना गया है, क्योंकि संसद में जो मनोनयन होता है वो राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है ना, संसद में जो मनोनयन होता है यानी कि राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो मनोनयन होता है वो राष्ट्रपति करता है। तो इस तरह से वो चुनाव जो प्रभावित ना हो, ठीक है, इसलिए मनोनीत सदस्यों को बाहर रखा गया है। और विधानसभाओं में जो मनोनयन होता है वो राज्यपाल करता है, और राज्यपाल बेसिकली केंद्र के एजेंट के तौर पर या केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर राज्य में काम करता है। इसलिए केवल निर्वाचित सदस्यों से ही बनकर निर्वाचक मंडल का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसमें आएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ये वही है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा, ठीक है, और आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, ये दोनों हैं तो दोनों आएंगे इसमें बी एंड सी। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, तो ये सही है क्योंकि केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं। राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, तो देखिए
राज्य विधानमंडल में दोनों आ जाते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते, केवल विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। और तीसरा है कि सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये सही है। और फोर्थ है कि दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो संघ केंद्र शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को ही रखा गया है। तो इसमें 1, 3 और 4 जो है वो सही होगा, तो आंसर डी होगा। ठीक है ना, 1, 3 और 4। और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य थे को जो शामिल किया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में अनुच्छेद 54 के तहत, वो बेसिकली 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा अंतः स्थापित किया गया है। 70वें संविधान संशोधन, 70वें संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन 1992 द्वारा, 1992 में आया था ये, 1992 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के 70वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया वो क्या है? तो दिल्ली और पुडुचेरी। 70वें संविधान संशोधन कब आया था? तो 1992 में। ठीक है, ये भी वही है कि कौन से निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है, बताना है, नहीं है। ठीक है, तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य तो होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्य की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य नहीं होते। तो आंसर डी होगा। सिमिलर क्वेश्चन है तो छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो वही है, ये हम कर चुके हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के की निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है। सिमिलर क्वेश्चन को ना करने का रीजन ये होता है ताकि टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 23। तो क्वेश्चन 23 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ठीक है, तो ये कि पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। और बी है कि राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेंगे, ये सही है। ठीक, और सी है कि राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेगा। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेगा। और डी है कि निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। तो इसमें जो सही नहीं है वो यही है कि निर्वाचक मंडल अगर अपूर्ण है तो राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा होता है, अनुच्छेद 54 में, और उसमें दिया हुआ है कि कौन कौन से शामिल होंगे उसमें सदस्य। लेकिन अगर निर्वाचक मंडल अपूर्ण रहता है तो उसके आधार पर राष्ट्रपति के चुनाव को स्थगित नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, तो ये गलत है, बाकी सब सही है। बाकी क्या सही है कि पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य होना चाहिए, कि जो राष्ट्रपति पदस्थ होने वाला है उससे पूर्व ही उत्तराधिकारी का चुनाव कर लेना चाहिए। फिर राष्ट्रपति अपना पदभार करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेंगे, ये भी सही है। फिर ये राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बने रहेंगे, पद पर बने रहते हैं, पद धारण किए रहते हैं, तो ये भी सही है। अनुच्छेद 56 के तहत है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करते हैं, अनुच्छेद 56 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम। तो इसमें 10 निर्वाचकों द्वारा, 20 निर्वाचकों, 5 निर्वाचकों और 15, तो इसमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा होना चाहिए। ठीक है, 50 निर्वाचकों द्वारा, 50 होने चाहिए कम से कम। इसमें 50 आंसर नहीं है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 में के तहत भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कम से कम 50 निर्वाचकों
निर्वाचित सांसद और विधायकों का प्रस्तावक होना आवश्यक है। साथ ही कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा इस प्रस्ताव का अनुसमर्थन, यानी कि 50 निर्वाचक ही तो कम से कम प्रस्ताव दें और 50 निर्वाचक ही कम से कम अनुसमर्थन दें। ठीक है ना। 1997 से पूर्व प्रस्तावकों और अनुमोदनों की संख्या जो थी वो 10 थी, केवल 10। अब उसे 50 कर दिए गए हैं। 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 ही क्या होने चाहिए, तो अनुसमर्थक होने चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत में राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं ये दिया हुआ है, ये और मतलब कैसे उनके मत का मूल्य निकाला जाता है। तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य कैसे निकाला जाता है कि राज्य की जनसंख्या हो डिवाइडेड बाय राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या इंटू 100 से मल्टीप्लाई। तो ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई नहीं होता, बल्कि किससे होता है, 100 से नहीं होता, 1000 से होता है। ठीक है, तो बाकी तो सही है। ये स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाता है, ए ऑप्शन, कि राज्य की जनसंख्या को डिवाइड करते हैं राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या इंटू 1000 से मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, तो ये इसलिए गलत है क्योंकि 100 दिया हुआ है। दूसरा है कि निर्वाचित संसद सदस्य के मत का मूल्य कैसे निकाला जाता है। वो तो ऊपर वाला जो था, फर्स्ट वाला, वो था विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य, और ये है कि निर्वाचित संसद सदस्य के मत का मूल्य। तो निर्वाचित संसद सदस्य के मत का मूल्य कैसे निकाला जाता है कि सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मतों का कुल मान डिवाइडेड बाय निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या। ठीक है, सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मतों का कुल मान डिवाइडेड बाय निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या। तो इसमें 2 सही है। ठीक, कि संसद सदस्य के मत का मूल्य ऐसे ही निकाला जाता है, सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों की मतों का कुल मान रख लिया जाता है और उसको संसद सदस्यों की कुल संख्या से डिवाइड कर दिया जाता है। तो 2 स्टेटमेंट इसमें सही है। आखिरी चुनाव में 5000 मतदाता थे, ये गलत है। ठीक है ना, तो इसमें केवल 2 सही है। तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निर्वाचन मंडल के बारे में किसमें प्रावधान है, तो अनुच्छेद 54 में। तो क्या कह रहा है, आप देख लेते हैं। प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये तो बात सही है कि अलग अलग राज्य में अलग अलग क्यों होगा, क्योंकि प्रत्येक जो मतलब ये मूल्य जो निकाला जाता है एमएलए को, वो निकाला जाता है राज्य की जनसंख्या से को डिवाइड करके वहां के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या इंटू 1000 से के मल्टीप्लिकेशन से डिवाइड करके निकाला जाता है। तो हर राज्य की जनसंख्या अलग है, तो प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य भी अलग अलग राज्य में अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये सही है स्टेटमेंट। दूसरा है कि लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो है मतलब जिस संसद के सदस्यों का मूल्य कैसे निकाला जाता है, एक निर्वाचित संसद के सदस्य के मत का मूल्य निकाला जाता है सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मतों के कुल मान को रख के डिवाइडेड बाय निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या। ठीक है ना, तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, तो इसमें केवल 1 सही होगा। केवल 1। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं ताकि आपको और अधिक क्लियर हो जाए। तो संविधान के अनुच्छेद 55 में दी गई राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है, जिसमें राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राज्य की विधानसभा के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य निकाला जाता है राज्य की जनसंख्या डिवाइडेड बाय विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या इंटू 1000। ठीक है, ये विधानसभा की मतलब विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य हुआ, एमएलए का मत मूल्य हुआ। ठीक है, तो प्रत्येक राज्य की जनसंख्या और कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या भिन्न भिन्न होने के कारण प्रत्येक एमएलए का मत मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। तो ये सही है। ठीक है, एक संसद के एक सदस्य का मत मूल्य निकालने के लिए निम्न सूत्र का उपयोग किया जाता है। सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्य का योग रखा जाता है डिवाइडेड बाय संसद के दोनों सदनों
के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। तो स्पष्ट है कि लोकसभा के प्रत्येक सदस्य, राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का मूल्य समान होगा, क्योंकि इसमें जनसंख्या से मैटर नहीं करता है, केवल सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्य का योग रख के संसद के दोनों सदनों से डिवाइड कर दिया जाता है, दोनों सदनों की संख्या से। तो इसलिए सभी का जो मत मूल्य आता है, संसद सदस्य का मत मूल्य समान आता है, ठीक है ना। तो यदि एक सदस्य के मत मूल्य की गणना की जाए तो दोनों सदनों के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य एक समान होता है। 708 इसने दिया हुआ है, ठीक है, तो वही होता है, समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि वह स्वयं प्रत्याशी है। हाँ, ठीक है, अगर वह स्वयं प्रत्याशी है, ठीक है। दूसरा है कि उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो तो, या वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, या वह राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य हो। तो इसमें आंसर होगा सी, ठीक है, कि राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र कब नहीं होगा, वह स्वयं प्रत्याशी है तब तो होगा, ठीक है, तब भी होगा। और उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो तब भी वो पात्र होगा, क्योंकि अगर जब तक उसको टाइम मिला है बहुमत सिद्ध करने के लिए तब तक वो पात्र होगा, ठीक है ना, राष्ट्रपति के निर्वाचन में अपना मतदान करने के लिए। और डी है कि वे राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य हो। निम्न सदन यानी विधानसभा, तो विधानसभा के सदस्य तो भाग लेते हैं, तो ये भी होगा। सी है, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। तो विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते, इसलिए वो फिर मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्यों के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल के 1000 के गुणकों के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति में जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष की जनगणना द्वारा यथा अभिनिश्चित जनसंख्या से है। तो उस कौन से ईयर की जनगणना ली जाती है उसमें, तो 1971 की जनगणना ली जाती है, ठीक है। तो इसमें आंसर होगा सी, 1971 की जनगणना। और 1926 तक इसको मतलब निश्चित कर दिया गया है कि 1926 के पश्चात जब पहली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होंगे तब तक 1971 की जनगणना के आधार पर ही क्या होगा, मतों का मूल्य निकाला जाएगा, ठीक है, विधानसभा के मतों का मूल्य निकाला जाएगा 1971 की जनगणना के आधार पर ही किसी एमएलए के मत का मूल्य निकाला जाएगा। और कब तक, तो 2026 के पश्चात जब पहली जनगणना होगी और उसके आंकड़े जो प्रकाशित होंगे तब तक, ठीक है। और इसे कब किया गया, तो इसे किया गया 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या से क्या है, तो 1971 की जनगणना। 1971 की जनगणना कौन से संशोधन के माध्यम से डाली गई, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुसार, ठीक है, द्वारा विनिश्चित जनसंख्या से है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार अब इसे 2026 के पश्चात पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक के लिए निर्धारित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 55 के स्पष्टीकरण में इस बात का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 55 में क्या है, 55 में है, अनुच्छेद 55 में है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, ठीक है, और उसमें निर्वाचक रीति में शामिल होने वाले, निर्वाचक मंडल में शामिल होने वाले सदस्य, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, तो वे 35 वर्ष का हो, बिल्कुल ठीक है, पढ़ा लिखा हो, नहीं वह पढ़ा लिखा हो, तो ये गलत है, यही आंसर होना चाहिए इसका। सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, बिल्कुल लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो, ऐसे ही है, तो इसमें बी होगा, ये पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। तो उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए, ठीक है,
उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए, उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें बेसिकली जो है केवल 2 से ही होगा, उसे 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि भारत का नागरिक होना चाहिए, जरूरी नहीं भारत में जन्म हो। कोई विदेशी व्यक्ति हो और उसने भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली हो तो वो भी राष्ट्रपति का उम्मीदवार हो सकता है। उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए, ये भी नहीं है कि क्योंकि केवल लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता उसके पास होनी चाहिए, केवल लोकसभा का। ठीक है ना। और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए उपराष्ट्रपति के पास। ठीक है, तो इसलिए केवल 2 सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु चुनाव लड़ने से पूर्व से अपनी सदस्यता से त्याग पत्र देना होगा। एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु चुनाव लड़ने से पूर्व से अपनी सदस्यता से त्याग पत्र देना होगा। ठीक है, अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। ठीक है, निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। और एक डी है कि एक सांसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं। तो इसमें से जो सही है वो ये है कि निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। चुनाव लड़ने से पूर्व से अपनी सदस्यता से त्याग पत्र देना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कोई भी सांसद या विधानसभा का अगर सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित होना चाहता है तो उसे चुनाव लड़ने से पूर्व अपनी सदस्यता से त्याग पत्र देना जरूरी नहीं है। अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, तो ऐसा भी नहीं है, तुरंत छोड़नी होती है। अगर निर्वाचन हो गया है, निर्वाचित हो गया है वो, तो तुरंत छोड़नी होती है, तो ये भी नहीं है। एक सांसद चुनाव लड़ सकता है, विधानसभा का सदस्य नहीं, ऐसा भी नहीं है। विधानसभा का सदस्य भी चुनाव लड़ सकता है, सांसद भी लड़ सकता है, विधान परिषद का भी सदस्य भी चुनाव लड़ सकता है। बस जो विधान परिषद का सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा तो वो अपने लिए मतदान नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57 है, जैसे कि मैंने बताया था कि 52 में अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत की संघ का एक राष्ट्रपति होगा। 53 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 कहता है कि उसका निर्वाचक मंडल होगा एक। ठीक है, 55 कहता है निर्वाचन की रीति क्या होगी, तो अप्रत्यक्ष मतदान से। ठीक, 56 कहता है कि वो त्यागपत्र किसे देगा। ठीक है, त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र देगा। फिर 57 कहता है जब त्यागपत्र हो गया तो पुनः निर्वाचन की बात करता है अनुच्छेद 57। तो पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है अनुच्छेद 57। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो भी विवाद होते हैं वो उस पर जो आखिरी निर्णय होता है वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का होता है। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो भी विवाद होते हैं उस पर जो निर्णय होता है वो आखिरी निर्णय होता है, अंतिम निर्णय होता है। कोई विवाद है और उस विवाद को जो भी है सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाता है और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही जो निश्चय किया जाता है वो अंतिम होता है। ठीक है, और ये कौन से अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 71(1) के तहत। अनुच्छेद 71(1) के तहत भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो इस विवाद को भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा। 71(1). नेक्स्ट क्वेश्चन, कि राष्ट्रपति अपने 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है तो अपने पद ग्रहण के दिन से, जिस दिन उसने पद ग्रहण किया उस दिन के बाद से वो 5 वर्ष की अवधि तक रहता है। ये 56(1) के अनुसार है। अनुच्छेद 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है? तो ये उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। अनुच्छेद 56(1) का के अनुसार, ठीक, 56(1) का के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। ठीक है, अगर अनुच्छेद 56(1) के अनुसार पूछा जाए 56(1) के अनुसार तो राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। ठीक है, निर्वाचन जो हो गया, अप्रत्यक्ष निर्वाचन की रीति जो होती है वो 55 में होती है, अनुच्छेद 55 में। अनुच्छेद 55 के बाद जब निर्वाचन हो गया, निर्वाचित हो गया राष्ट्रपति, तो फिर 56 के तहत बताया गया है कि राष्ट्रपति
की पदावधि कब कब तक होगी, तो पद ग्रहण से 5 वर्ष की अवधि तक 56(1) के अनुसार। फिर पदावधि हो गई है, अब बताया गया त्यागपत्र किसे देगा, तो 56(1) का के अनुसार। 56(1) के अनुसार है पद ग्रहण अवधि और 56(1) का के अनुसार है त्यागपत्र किसको देगा, तो उपराष्ट्रपति को संबोधित करके, और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है, ये 56(2) कहता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है, 56(2) कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो भारत के उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो केवल संसद द्वारा हटाया जाता है। संसद द्वारा भी कैसे हटाया जाता है, तो महाभियोग द्वारा। ठीक है, और महाभियोग द्वारा हटाया जाता है, और महाभियोग कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 61 में। ठीक है, अनुच्छेद 61 में जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। ठीक है, और महाभियोग द्वारा ही राष्ट्रपति को संसद द्वारा हटाया जाता है। तो ये वही क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के द्वारा। सिमिलर क्वेश्चन नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, तो महाभियोग द्वारा अनुच्छेद 61 के तहत। फिर नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है, तो ये दोनों, इसमें सी ऑप्शन आएगा, संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा, क्योंकि दोनों ही सदनों के जो निर्वाचित सदस्य हैं भाग लेते हैं, तो दोनों सदनों में लगाया जा सकता है। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रपति का महाभियोग से संबंधित, तो अनुच्छेद 61। जो सिमिलर है उनको जल्दी जल्दी करके हटाते हैं। नेक्स्ट वही है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार संसद के दोनों सदनों को है। सिमिलर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है, तो 14 दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है। ठीक है, 14 दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है। अनुच्छेद 61 के तहत जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। ठीक है, और राष्ट्रपति को, लेकिन ऐसे नहीं कि महाभियोग अचानक से स्टार्ट कर दिया जाएगा, संसद के कोई भी सदन इस प्रकार का आरोप लगाएगा तो, लेकिन ऐसा नहीं है कि अचानक से आरोप लगा दिया जाएगा, बल्कि ऐसा आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि मतलब इस तरह का जो संकल्प है 14 दिन पूर्व 14 दिन पहले उसकी लिखित सूचना राष्ट्रपति को ना दी गई हो। ठीक है, या सदन में प्रस्तावित ना की गई हो। ठीक है, तो 14 दिन पूर्व की लिखित सूचना का प्रस्ताव रखा जाएगा, उसके बाद ही राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा। ठीक है, तो 14 दिन की अग्रिम सूचना के साथ ही संकल्प प्रस्तुत किया जाएगा किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। फिर उसके बाद कम से कम अग्रिम सूचना है, फिर जो संकल्प प्रस्तुत किया गया उस पर सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। तो हस्ताक्षर होने के साथ ही कि 14 दिन की अग्रिम सूचना होगी, फिर कम से कम जिस सदन में प्रस्ताव रखा गया है उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए उस प्रस्ताव पर, उस संकल्प पर। फिर उसके बाद मतदान किया जाएगा। ठीक है, और मतदान के बाद कम से कम उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा वो संकल्प पारित होना चाहिए। फिर नेक्स्ट सदन में भेजा जाता है, सपोज लोकसभा में ही प्रक्रिया हुई, फिर लोकसभा में भेजा जाएगा, लोकसभा में भी सिमिलर प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वाचक निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है, परंतु इसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। क्योंकि राज्य की विधानसभा है जो निर्वाचन में तो भाग लेती हैं, लेकिन महाभियोग का जो फैसला होता है वो केवल संसद के दोनों सदन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो क्या है, तो अर्धन्यायिक प्रक्रिया है एक। ठीक है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए तो 6 माह में। ठीक है, 6 माह में भर लिया जाना चाहिए राष्ट्रपति का जो रिक्त स्थान है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, तो संविधान के अनुच्छेद 62(1) के अनुसार राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से 61 में महाभियोग है, और 62 में फिर ये दिया हुआ है 62(1) में कि राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन
पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। ठीक है, पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। अनुच्छेद 62(2) के अनुसार यदि रिक्ति राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने के कारण हुई है तो उसकी रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने की तारीख से पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह बीतने के पहले किया जाएगा। तो अगर ये मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने के कारण हुई है तब तो रिक्ति भर ली जाएगी 6 माह में। और अगर सपोज कि मतलब पद समाप्ति के कारण रिक्ति हुई है तो पद समाप्ति से पूर्व ही रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन कर लिया जाएगा राष्ट्रपति का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दशा में, समाप्ति से भिन्न यानी कि मतलब अगर पदावधि समाप्त नहीं हुई है लेकिन राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई है, पद त्याग कर दिया है राष्ट्रपति ने या कदाचार के आधार पर हटा दिया गया है, महाभियोग लगा दिया गया है, तो इस दशा में क्या निर्वाचन होगा? निर्वाचन अवश्य हो जाएगा, तो रिक्ति होने की तिथि से 6 माह के भीतर। ठीक है, सेम है 6 माह। सिमिलर क्वेश्चन लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है, इसको देख लेते हैं। तो यदि मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। और यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तब कौन संभालेगा? तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी उपलब्ध नहीं है तो कौन संभालेगा? तो सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो संभालेगा। ठीक है, राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा। ठीक है, उस समय। वही जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी तो वही है इसमें आगे कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और मुख्य न्यायाधीश भी ना हो तो फिर होगा वरिष्ठतम न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का। सिमिलर क्वेश्चन, भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारत में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय, तो ठीक है ये हम पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ लिया है हमने, इसको देख लिया है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता क्योंकि राष्ट्रपति का जो पद है संविधान के ऊपर होता है। तो ए सही है और आर गलत है। ठीक है ना, कथन सही है परंतु कारण गलत है। ठीक, ये तो सही है कि अपने कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, लेकिन उसमें भी कुछ केवल शासकीय कार्यों से विधिक उन्मुक्ति प्राप्त है। आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है, मान लिया अगर राष्ट्रपति ने किसी की हत्या कर दी है तो वो मुकदमा चलाया जा सकता है। तो अगर किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता केवल शासकीय कार्यों से, तो इसमें एक्सप्लिसिटली तो बोला नहीं है, तो इसलिए ये कथन भी इसका गलत है। राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है, ये भी गलत है। ठीक है, तो इस तरह से दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं। अगर यहाँ पे केवल शासकीय कार्यों को लेके होता, मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, तो फिर सही होता। देखिए स्टार दिया हुआ है, देख लेते हैं इसको। एक्सप्लेनेशन, संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा तथा अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, परंतु संसदीय शासन व्यवस्था के कारण राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। अनुच्छेद 361(1) के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल को उनके द्वारा किए गए शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 361(1) के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल को उनके द्वारा किए गए शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 361(2) के अनुसार अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में आपराधिक दांडिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ठीक है, आपराधिक दांडिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, परंतु अनुच्छेद 361(4) के प्रावधान के तहत उनके द्वारा व्यक्तिगत हैसियत से किए गए कार्य के संबंध में उनके विरुद्ध अनुतोष का दावा करने वाली दीवानी मुकदमा तत्संबंधी विस्तृत लिखित सूचना उन्हें या उनके कार्यालय में देने के 2 माह पश्चात चलाया जा सकता है। यानी कि अगर वो केवल जो शासकीय कार्य करते हैं, मतलब जो उनको जो कार्य करने हैं,
उनके पद से संबंधित जो कार्य हैं राष्ट्रपति के और राज्यपाल के, तो अनुच्छेद 361 कहता है कि उनके शासकीय कार्यों के आधार पर उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अगर कुछ गड़बड़ी हुई है तो विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति है उन्हें अनुच्छेद 361 ए के तहत। लेकिन अगर व्यक्तिगत हैसियत से भाई घर में वो जा रहे हैं और किसी से पड़ोसी से उनका संपत्ति का विवाद हो गया है, तो वो मुकदमा उन पर चलाया जा सकता है, क्योंकि वो उनके शासकीय कार्य नहीं है, वो उनके दीवानी, तो वो उनके अपने व्यक्तिगत कार्य हैं, तो उससे रिलेटेड मुकदमा चलाया जा सकता है। दूसरा ये भी है कि अगर वो किसी का मर्डर कर देते हैं तो वो आपराधिक मुकदमा भी उन पर चलाया जा सकता है, ठीक है ना। साथ ही राष्ट्रपति का जो पद संविधान के ऊपर नहीं होता, संविधान सर्वोच्च है, संविधान के ऊपर कुछ नहीं होता। वैसे तो लोकतंत्र में जनता सर्वोच्च होती है और संविधान भी जनता के लिए ही आता है, और जनता की डिमांड पर संविधान में संसद परिवर्तन भी करती है, ठीक है, संशोधन भी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसी एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। तो ठीक है, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में आया था। देखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये संशोधन किया गया कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना होगा, ठीक है। और आपको याद होगा उस समय आपातकाल लगा था, ठीक है। तो लेकिन जब जनता पार्टी की सरकार आई 1978 में, और तो वो 44वां संविधान संशोधन उसने किया। उसने कहा कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा, लेकिन अगर मंत्रिपरिषद कोई कार्य राष्ट्रपति को भेजती है, मतलब कोई सलाह भेजती है, तो उस सलाह को पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति लौटा सकता है। और राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटाता है, मंत्रिपरिषद पुनर्विचार करके फिर सेम सलाह को वापस राष्ट्रपति के पास भेजती है, तो फिर उस पर राष्ट्रपति को अनुमोदन देना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, ठीक है। मंत्रिपरिषद बेसिकली केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर या मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इसकी। अनुच्छेद 85(2) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, किंतु राष्ट्रपति की यह शक्ति अनुच्छेद 74(1) के अधीन है, अर्थात वैसा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा या सलाह पर ही कर सकता है। उल्लेखनीय कि मंत्रिमंडल में कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद में सभी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री शामिल होते हैं। हालांकि मंत्रिपरिषद द्वारा लोकसभा में बहुमत खो देने पर उसके द्वारा दी गई सलाह लोकसभा को समय पर भंग करने की सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती। यानी कि अगर मंत्रिपरिषद ने लोकसभा में बहुमत खो दिया है, ठीक है, विश्वास मत खो दिया है, तो वो कोई सलाह देता है तो लोकसभा को समय पर भंग करने की सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती। इस संदर्भ में राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर, तो मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। सिमिलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है, तो राष्ट्रपति द्वारा। कौन से अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 108 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 108 के तहत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है, तो ये राष्ट्रपति द्वारा। सिमिलर क्वेश्चन, ठीक है, आंसर राष्ट्रपति होगा। फिर वही है सिमिलर क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है, तो राष्ट्रपति का आशय है ये, ठीक है। इसके एक्सप्लेनेशन देख लीजिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो राष्ट्रपति के आशय से, ठीक है। तो राष्ट्रपति का आशय यानी इंटेंशन, अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति किसी विधेयक पर कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है तथा राष्ट्रपति विधेयक पर विचार विमर्श करने और मत देने के प्रयोजन के लिए
सदनों को संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत करने के अपने आशय की सूचना यदि वे बैठक में है तो संदेश द्वारा, यदि वे बैठक में नहीं है तो लोक अधिसूचना द्वारा देगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति ऐसा इंटेंशन कर लेगा, ऐसा इंटेंशन होगा, राष्ट्रपति का आशय होगा, तब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की सूचना वो संदेश के द्वारा, और बैठक में नहीं है तो लोक अधिसूचना द्वारा देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति के से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो वह संसद का एक संगठक भाग है। तो संसद जो बनती है फ्रेंड्स वो 3 पार्ट से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो ये बिल्कुल सही है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर बनाते हैं संसद। तो ठीक है, ये बिल्कुल सही है। वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है। तो ये देख लेते हैं, ये सही भी हो सकता है और नहीं भी, पहले बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। फिर दूसरा है कि वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। तो ये सही है कि वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। और डी है कि वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। तो अनुच्छेद 123 के तहत वह विशेष परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है। तो इसमें आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो होगा बी, वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है, यानी वो दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं लेता। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संसद का एक संगठक भाग है। ठीक है, 79 के तहत, अनुच्छेद 79 के तहत, और अनुच्छेद 86 के तहत वह प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में, अनुच्छेद 86 के तहत, 86(1) के तहत वह प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। और वह संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत विशेष परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है, परंतु वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग नहीं लेता है। तो दोनों सदनों में चर्चा में भाग नहीं लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट और रीजन दिए हुए। तो राष्ट्रपति संसद का भाग है, बिल्कुल सही है ये। और कारण है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति के स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता। तो बिल्कुल ये बात सही है और ये व्याख्या भी करता है, इसीलिए राष्ट्रपति जो है संसद का भाग हो जाता है। तो इसमें ए और आर दोनों सही है और आर आई का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो ऑप्शन है कि जब वह संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है। वो पारित होना जरूरी है लेकिन केवल वो अंतिम क्रिया नहीं है। ठीक है, तो जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तो यही सही है, क्योंकि राष्ट्रपति की सहमति अंतिम क्रिया होती है किसी विधेयक को कानून या अधिनियम बनने में या कानून बनने में। ठीक है, तो बी सही होगा इसमें। अनुच्छेद 111 के तहत है फ्रेंड्स कि अनुच्छेद 111 के तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति रोक सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। तो अनुच्छेद 111 को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपनी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया तो वह था, तो ये 67, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। ठीक है, कि भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपनी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया वो था भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। तो पेप्सू विनियोग विधेयक के मामले में 1954 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आत्यंतिक एब्सोल्यूट वीटो अर्थात स्पष्ट सहमति रोक लेना का प्रयोग किया था। ठीक है, पेप्सू विनियोग विधेयक मामले में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1954 में आत्यांतिक वीटो या एब्सोल्यूट वीटो जिसे कहते हैं स्पष्टतः सहमति रोक लेने का प्रयोग किया था। जबकि 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो अर्थात संसद द्वारा पारित विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित रखना। पॉकेट वीटो यानी कि वीटो जो होते हैं उसमें से एक पॉकेट वीटो महत्वपूर्ण है। इसमें पॉकेट वीटो में क्या होता है कि इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, इसमें होता है कि संसद द्वारा पारित विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित रखा जाता है, यानी कि क्योंकि संसद में संविधान में राष्ट्रपति द्वारा किसी कानून पर स्वीकृति देने की कोई जो समय सीमा है उसका निर्धारण नहीं किया गया है। तो लंबित काल तक
लिए लंबे समय के लिए अगर कोई लंबित रखता है किसी विधेयक को राष्ट्रपति, तो वो पॉकेट वीटो कहलाता है। इसे आप ये ऐसे याद रख सकते हैं कि कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आया तो उस पर राष्ट्रपति ने ना तो हाँ कहा ना कहा, और केवल उस पे चुपचाप से उसे अपनी पॉकेट में डाल लिया, और पॉकेट में डाल के घर ले गए और भूल गए। ठीक है ना? तो इसी कहते हैं अनिश्चित काल के लिए लंबित रखना। ना हाँ कहना ना कहना, केवल चुपचाप से अपनी पॉकेट में डाल के ले जाना और उसको मतलब भूल जाना। ये केवल एग्जाम्पल है, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। तो अत्यंतिक वीटो मंत्रिपरिषद की इच्छाधीन होता है, ठीक है, और अतः पॉकेट वीटो ही स्वेच्छा से किया गया माना जाएगा। आत्यंतिक वीटो जो होता है यानी कि स्पष्टतः सहमति रोक लेने का जो प्रयोग किया जाता है, एब्सोल्यूट वीटो, ये मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है राष्ट्रपति, यानी कि स्वयं की विवेकाधीन इच्छा के माध्यम से नहीं है। लेकिन पॉकेट वीटो जो है वो स्वयं की मतलब राष्ट्रपति की विवेकाधीन इच्छा पर, विवेकाधीन शक्तियों पर जो है आधारित है। इसलिए पॉकेट वीटो ही उसकी वास्तविक शक्ति है राष्ट्रपति की वीटो की, ठीक है। और बाकी अत्यंतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो जो होता है वो मंत्रिपरिषद की इच्छाधीन होता है। मंत्रिपरिषद कहेगी तभी राष्ट्रपति उस पर सहमति रोकेगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। ये किसने किया था? भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, ये राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसी एक राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है। तो ये वही है, ज्ञानी जैल सिंह ने किया था, जो 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में इसे जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है। और भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में था ये। इसकी व्याख्या देख लीजिए। 1986 में भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में जेबी निषेधाधिकार का प्रयोग किया था। उल्लेखनीय है, जब राष्ट्रपति दोनों सदनों द्वारा पारित बिल को अपने पास असीमित समय सीमा के लिए लंबित रखता है, अर्थात वह इस पर सहमति देने या सहमति रोकने की न तो घोषणा करता है, न ही इसे पुनर्विचार के लिए लौटाता है, तो इसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार या पॉकेट वीटो कहा जाता है। जेबी निषेधाधिकार यानी जेब में रख लेना, ठीक है। जेबी निषेधाधिकार यानी कि जेब में रख लेना, पॉकेट में रख लेना, पॉकेट वीटो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो अनुच्छेद 111 है। अनुच्छेद 111 के तहत ही राष्ट्रपति किसी बिल पर, संसद द्वारा पारित किसी बिल पर, विधेयक पर अपनी अनुमति देते हैं, अनुमति रोक लेते हैं, पुनर्विचार के लिए वापस भेजते हैं, ठीक है, अनुच्छेद 111 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि जब कोई विधेयक राष्ट्र संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार है? तो राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां हैं? ठीक है, तो स्वविवेकी शक्तियां हैं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते होंगे, मंत्रिपरिषद की जो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, अनुच्छेद 75 के तहत वो प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। तो ये स्वविवेकी नियुक्ति नहीं है, ठीक है, तो ये तो नहीं है स्वविवेकी शक्तियां, ठीक है, राष्ट्रपति की, क्योंकि ये अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना, तो ये है, क्योंकि ये अगर राष्ट्रपति को कोई आपत्ति है तो वो उसका स्वविवेक है कि वो उसे वापस भेजे, ठीक है, तो ये है। विधेयक को रोक कर रखना, तो ये भी है फ्रेंड्स, विधेयक को रोक के रखना है, यानी कि पॉकेट वीटो मतलब का प्रयोग करना, ठीक, तो ये भी है। क्षमा प्रदान करना, तो क्षमादान जो शक्तियां होती हैं राष्ट्रपति की, वो भी स्वविवेकी शक्तियां हैं, ठीक है। क्षमा प्रदान करने की जो शक्तियां होती हैं, हालांकि क्षमा देने की जो शक्तियां होती हैं राष्ट्रपति की, वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। राष्ट्रपति के अनुच्छेद 72 के तहत जो क्षमादान शक्तियां हैं वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर होती है, ठीक है। इससे मुझे एक घटना याद आ गई है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दया याचिकाओं पर
तुरंत और त्वरित निर्णय लिए गए। तो जब ये क्वेश्चन उठाया गया है कि आपने इतने त्वरित निर्णय लिए और बहुत सारे लोगों को दया याचिकाओं पर आपने उनके दंड को माफ कर दिया, तो उन्होंने साफ-साफ कहा इस बात को कि ये मंत्रिपरिषद के निर्णय पर लिया गया। तो वही इस घटना से आप याद रख सकते हैं, क्षमा प्रदान करने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति नहीं है, ये मंत्रिपरिषद की इच्छाधीन होता है। ठीक है, तो ये नहीं है। 2 है, 3 है, 4 नहीं है। संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी करना, संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी करना, तो ये भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही होती है ये भी, तो ये भी नहीं है। और संसद को संदेश भेजना, तो संसद को संदेश भेजना राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियों में शामिल है। ठीक है, संसद को संदेश भेजना जो है राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियों में शामिल है। न्यायाधीशों की नियुक्ति भी मंत्रिपरिषद की इच्छाधीन होता है, तो इसमें 2, 3 और 6 ये आएगा। तो ऑप्शन ई है इसका आंसर, 2, 3 और 6। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। राज्यसभा और लोकसभा से पारित होकर राष्ट्रपति के पास आए हुए विधेयक, धन विधेयक के अतिरिक्त को राष्ट्रपति द्वारा आपत्तियों सहित वापस भेजना, विधेयक को रोक कर रखना और संसद को संदेश भेजने का अधिकार राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियों में शामिल है। अनुच्छेद 86(2) के तहत राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकता है। अनुच्छेद 86(2) के तहत, 86(2) के तहत, तथा इस विशेष परिस्थितियों में मंत्रिपरिषद से मतभेद की स्थिति में राष्ट्रपति इस संदर्भ में अपने स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है कि अगर मंत्रिपरिषद से मतभेद भी हुआ है तो राष्ट्रपति इस संदर्भ में अपने स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। तो यहाँ पे ये विधेयक को आपत्ति सहित वापस भेजना, विधेयक को रोक कर रखना और संसद को संदेश भेजना, 86(2) के तहत ये राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? तो राजदूतों की नियुक्ति पर सलाह लेना आवश्यक है। ठीक है, विधेयकों की स्वीकृति पर सलाह लेना आवश्यक नहीं है, वो राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां हैं। ठीक है, और राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधेयकों पर स्वीकृति, ये स्वीकृति वो मंत्रिपरिषद की सलाह से देता है, तो इस पर तो लेना आवश्यक है। लोकसभा भंग करने के लिए भी मंत्रिपरिषद की सलाह आवश्यक है। संविधान संशोधन विधेयक पर स्वीकृति देने के लिए भी मंत्रिपरिषद की सलाह आवश्यक है, तो इसमें आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? तो विधायी शक्ति, ठीक है, तो संसद का सत्र आहूत करना, तो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति में नहीं आता है संसद का सत्र आहूत करना, ये राष्ट्रपति की आता है कार्यपालिका शक्तियों में या प्रशासनिक शक्तियों में। ठीक है, संसद के सत्र का सत्रावसान करना, ये भी राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों में आता है। ठीक है, संसद की बैठक स्थगित करना, ये भी कार्यपालिका शक्तियों में आता है। और अध्यादेश जारी करना, यानी उनकी एक मतलब एक लिमिटेड सीमा तक के लिए कानून का जो निर्धारण होता है राष्ट्रपति की शक्ति अनुच्छेद 123 के तहत वो अध्यादेश जारी करना है, ये राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। ठीक है, विधायी यानी विधान निर्माण को जो प्रभावित करे। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो विकल्प सी का संबंध राष्ट्रपति से नहीं है। विकल्प सी का राज्यसभा और लोकसभा की बैठकों के स्थगन का अधिकार क्रम से सभापति, उपसभापति और स्पीकर, डिप्टी स्पीकर को है। ठीक है, तो राज्यसभा और लोकसभा की बैठकों सिटिंग्स के स्थगन एडजॉर्नमेंट का अधिकार जो है क्रमशः सभापति, सभापति तथा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को है। संसद का एक अंग होने के कारण राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों पर जब अपनी अनुमति देता है या अनुमति निर्धारित करता है या विधेयकों को पुनर्विचार के लिए सदनों के पास लौटाता है तो विधायी कार्य कर रहा होता है। परंतु व्यवहारिक दृष्टि से संसद के दोनों से सदनों से संबंधित कतिपय कार्यों को, जैसे संसद के सदनों का सत्र आहूत करना,
संसद के सदनों का सत्रावसान करना, लोकसभा को भंग करना, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करना विधायी प्रकृति का मान लिया गया है। विधायी प्रकृति के अनेक कार्यों में अध्यादेश द्वारा विधायन का कार्य सर्वाधिक महत्व का है। तो ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि संसद का सत्र आहूत करना, संसद का सत्रावसान करना, संसद की बैठक स्थगित करना, ये भी एक तरह से विधायी प्रकृति के कार्य हैं, क्योंकि ये विधान निर्माण का कार्य किसका है? संसद का। और विधान निर्माणकारी जो संस्था है संसद, अगर उसकी बैठकों के स्थगन में, सत्रावसान में आप राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण भूमिका है, तो ये विधान कार्यों से ही संबंधित है। ठीक है, लेकिन अध्यादेश द्वारा विधान का कार्य सर्वाधिक महत्व का है। तो संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत उस समय को छोड़कर जब संसद के दोनों सदन सत्र में हो, राष्ट्रपति अध्यादेश द्वारा उन सभी विषयों पर कानून बना सकते हैं। तो इसलिए ये बेहतर विकल्प है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां हैं? तो बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति है? नहीं है, क्योंकि ये तो एक नियम है बेसिकली कि बहुमत दल के नेता को ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। यह राष्ट्रपति अपने मन से नहीं बुला सकता है, ये तो बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना नियम है। ठीक है, तो इसलिए ये तो नहीं है। फिर किसी विधेयक को आपत्ति सहित वापस भेजना, किसी विधेयक को आपत्ति सहित वापस भेजना ये है। और संसद का अधिवेशन बुलाना, तो ये मंत्रिपरिषद के अधीन है, तो ये भी नहीं है स्वविवेकी शक्ति। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति ये प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है, तो ये भी नहीं है। राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक पर स्वीकृति देना, ये भी मंत्रिपरिषद के इच्छाधीन है। किसी विधेयक को रोक कर रखना, तो ये है राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति। और किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना, तो ये बेसिकली अनुच्छेद 78 के तहत है, 78 के तहत। और ये स्वविवेकी शक्ति है कि किसी विषय से संबंधित जानकारी मांग सकता है प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति। किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार हेतु कहना, ये भी स्वविवेकी शक्तियां हैं। तो इस तरह से ऑप्शन 3, 6, 7 और 8, ये जो है 3, 6, 7, 8 राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां हैं। देख लेते हैं कहाँ पे आता है। तो ये ऑप्शन ई में है, 3, 6, 7, 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? तो ये अनुच्छेद 123 के अंतर्गत है। ठीक है, जब मंत्रिमंडल ने चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, ठीक है, तो राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत उसे अपनी अनुमति दी, सहमति दी, क्योंकि अध्यादेश जारी करने की जो शक्तियां हैं वो 123 में है। सिमिलर क्वेश्चन है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, तो अनुच्छेद 123, ये भी वही है 123। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो 6 सप्ताह तक, ऑलमोस्ट 1.5 महीना आप इसे मान लीजिए, 1.5 मंथ। तो 6 सप्ताह के अंदर जो है इसको रखा जाना आवश्यक है। संसद के सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह के अंदर रखा जाना आवश्यक है, और वो संसद के सत्र 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदित होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट 1.5 महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? वित्त आयोग के अध्यक्ष, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री। ठीक है, तो मुख्यमंत्री, संघ राज्य क्षेत्र का जो मुख्यमंत्री होता है वो तो चुना जाता है। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र का जो, लेकिन सभी का नहीं चुना जाता। बेसिकली दिल्ली पुडुचेरी जहाँ विधानसभा है वहाँ पे चुना जाता है, पर दिल्ली और पुडुचेरी में ही विधानसभा है, तो वहाँ पे चुना जाता है। बाकी जगह का संघ राज्य क्षेत्र का जो मुख्यमंत्री है, जो प्रशासक कहलाता है, वो राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है। तो ये सही है, वित्त आयोग का अध्यक्ष है, और योजना आयोग का उपाध्यक्ष नहीं चुना जाता राष्ट्रपति द्वारा। तो 1 और 3 इसमें आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है,
अनुच्छेद 239 का के तहत संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा तथा मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। योजना आयोग और नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। तो अब नीति आयोग है और नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, उपाध्यक्ष की। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो भारत के महान्यायवादी की सही है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की सही है, एक राज्य के राज्यपाल की। तो अप्रोक्स सभी इसमें आंसर आएंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? तो उपराष्ट्रपति की नहीं करता, क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं और यह अनुच्छेद 63 के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, और उसमें जो है उसके निर्वाचन में संसद के दोनों सदन के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं और चुनाव जो होता है एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा गुप्त मतदान से होता है। नेक्स्ट कि संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल की कृत्यों के निर्वहन हेतु बंद कर सकता है। राष्ट्रपति को राज्यपाल की कृत्यों के निर्वहन हेतु बंद कर सकता है। तो कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 160 में। तो एक्सप्लेनेशन देखिए कि संविधान के अनुच्छेद 160 के तहत राष्ट्रपति आकस्मिक या असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल की कृत्यों के निर्वहन हेतु बंद कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति का तो देता है। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, हाँ ये सही है, क्योंकि राज्यों के मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है। ठीक है, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का, तो ये तो है कि राष्ट्रपति रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। डी है कि देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का, ये भी सही है। तो अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राज्यों के राज्यपाल को है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति देता है? तो ये अनुच्छेद 143 है। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नांकित में से कौन एक सही नहीं है? तो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, दो तरह की शक्तियां होती हैं और जो राष्ट्रपति परामर्श लेता है अनुच्छेद 143 के तहत, ठीक है, तो उसमें दो तरह की शक्ति होती हैं, दो तरह की शक्ति है राष्ट्रपति के पास कि सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को पर्टिकुलरली, इसमें दो तरह की सीमाएं हैं, दो तरह की सीमाएं दी हुई हैं कि किसी पर्टिकुलर विषय पर मांगी गई सलाह को स्वीकार किया जाता है और किसी पर नहीं किया जाता। तो वो स्थिति आगे आएगी तो मैं बताऊंगी आपको। तो वैसे यहाँ पर हम उसे राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना बाध्यता नहीं है। ठीक है, हाँ एक पर्टिकुलर कोई स्थिति होती है जिसमें राष्ट्रपति परामर्श लेता है सर्वोच्च न्यायालय से, तो उस पर बाध्यता है। वो पर्टिकुलर स्थिति मुझे याद नहीं है, अभी आगे याद आएगी तो मैं आपको बताऊंगी। और लेकिन यहाँ अगर यहाँ इस क्वेश्चन में देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करने की राष्ट्रपति को बाध्यता नहीं है। ठीक है, तो यही सही नहीं है, बाकी आपातकालीन सकते हैं, ये सब सही है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। तो संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से किसी विषय पर परामर्श प्राप्त करने की शक्ति है, परंतु उस पर परामर्श को स्वीकार करने की बाध्यता नहीं है। हालांकि कुछ विषय या कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिन पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करेगा और उन पे उस पर बाध्यता होगी उस सलाह को मानने की। लेकिन इस पे दो तरह की सीमाएं हैं, जिसमें दो तरह की कंडीशन है। एक कंडीशन में वो उसको राष्ट्रपति पर बाध्यता नहीं है और दूसरी कंडीशन में राष्ट्रपति पर बाध्यता है। तो यहाँ हम यही लेंगे कि राष्ट्रपति पर बाध्यता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुसार निम्नांकित में से क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? तो अध्यादेशों का प्रख्यापन है बिल्कुल अनुच्छेद 123 के तहत। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना बिल्कुल है 143 के तहत। संसद के सदनों को संदेश भेजना तो अनुच्छेद 86(2) के अंतर्गत है, ये राष्ट्रपति का स्विवेकी शक्ति है। क्षमादान करना ही यहाँ पे
क्षमादान करना भी राष्ट्रपति की शक्ति है। तो इसका आंसर देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या आंसर दिया हुआ है, क्योंकि बेसिकली सभी तो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। हाँ, अगर इन्हें देखें तो केवल इसमें सी डिफरेंस्ड है, क्योंकि ना संसद के सदनों को संदेश भेजना ये राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्तियां है। ठीक है, 86 के तहत, और स्वविवेकी है, और 86(2) के तहत, यानी कि इसने क्या क्वेश्चन है कि शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। स्वविवेकी यानी कि राष्ट्रपति के स्वविवेक पर आधारित है, शब्दशः नहीं है। तो इसमें आंसर सी होना चाहिए। देख लेते हैं, हाँ सी ही है आंसर। तो संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना अनुच्छेद 86(2) के अंतर्गत राष्ट्रपति का अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 72 क्षमादान की राष्ट्रपति की शक्ति, 123 अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति, 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति शब्दशः शक्ति के रूप में उल्लेखित है, क्योंकि वो स्वविवेक की शक्ति है, यानी कि वो निष्कर्षित होती है अनुच्छेद 86(2) के अंतर्गत। ठीक है, और ये शब्दशः नहीं लिखी गई है। ठीक है ना, तो इसलिए इसमें आंसर सी होगा, क्योंकि यहाँ पे उसने पूछा शब्दशः नहीं है। अगर शब्दशः नहीं होता तब ये इस क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता, मतलब तब सभी सही होते, लेकिन शब्दशः पूछा है तो शब्दशः केवल संसद के सदनों को संदेश भेजना 86(2) के तहत, क्योंकि वो स्वविवेकी शक्ति है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्षमादान करे। ये तो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, तो ये सही है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो हटाए जाते हैं वो बेसिकली महाभियोग के आधार पर हटाए जाते हैं, जब उन पर कदाचार या असमर्थता साबित हो जाए। ठीक है, तो महाभियोग या महाभियोग जैसी प्रक्रिया के आधार पर। ठीक है, तो और ये संसद के द्वारा हटाए जाते हैं, संसद के प्रत्येक सदन द्वारा, अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा, और या उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ये हटाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति न्यायिक शक्ति है। ठीक है, ये देखते हैं, राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में क्या सम्मिलित नहीं है। तो क्षमा क्षमा मतलब क्षमा तो है ही, क्षमा कर देना, जैसे मृत्युदंड को क्षमा कर देना। ठीक है, लघुकरण है, लघुकरण कर सकता है राष्ट्रपति कि कोई 10 वर्ष की सजा उसको घटाकर 2 वर्ष की कर सकता है। परिहार, कोई विशेष परिहार, मतलब परिहार से तात्पर्य होता है, परिहार भी कर सकता है राष्ट्रपति। ठीक है ना, और विराम की शक्ति है, विराम होता है कि किसी विशेष स्थिति में राष्ट्रपति को लगे कि इसकी सजा को कम कर देना चाहिए या माफ कर देना चाहिए, जैसे कोई गर्भवती स्त्री है तो किसी विशेष परिस्थिति में। ठीक है ना, तो ये इसलिए इसमें विराम लगाया जाता है। परविलंबन, परविलंबन की भी शक्ति होती है, यानी कि दंडादेश का निलंबन कर दिया राष्ट्रपति ने कि ठीक है, और है इसको जैसे किसी को मृत्युदंड प्राप्त है, जैसे किसी को मतलब कोई सजा प्राप्त है तो उस सजा को लंबित कर दिया कि अभी नहीं, इसको 10 वर्ष नहीं, इसको 4 वर्ष मिलेगा, इस तरह से। तो परविलंबन भी है। ठीक है, तो इसमें आंसर होना चाहिए रोक या निरंतरता, इनमें से कोई एक आंसर होना चाहिए। तो देख लेते हैं। ठीक है, तो रोक और निरंतरता, ये नहीं होना चाहिए। 6 और 7, तो 6 और 7 है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करना, उसका परविलंबन करना, विराम करना या परिहार करना और दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। इसमें सेना न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध किए गए मामले भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्नांकित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं? किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं? तो वास्तविक और लोकप्रिय। तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो वास्तविक प्रमुख नहीं होता है, नाम मात्र का प्रमुख होता है, तो ये नहीं है। औपचारिक और विधिक, तो औपचारिक है यानी इंस्टीट्यूशनल, और विधिक, तो विधिक शक्तियां भी हैं, और विधिक प्राधिकार भी प्राप्त है, और औपचारिक यानी नाम मात्र का है, तो ये है, 2 सही है। राजनीतिक और नाम मात्र, तो राजनीतिक और नाम मात्र नहीं है, क्योंकि नाम मात्र का है लेकिन राजनीतिक नहीं है, क्योंकि राजनीतिक गतिविधियों में बेसिकली उसका पार्ट नहीं लिया जाता राष्ट्रपति द्वारा, उसके कुछ कर्तव्य हैं, वो उन्हीं कर्तव्यों को संपादित करता है। ठीक है, संवैधानिक और नाम मात्र, तो ये सही है। संवैधानिक जो शक्तियां संविधान ने उसे दी है,
उन्हीं को संपादित करता है। तो इसमें 2 और 4 सही आंसर होगा, 2 और 4। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का एक कर्तव्य है कि वह निम्नलिखित में से किसको या किनको संसद के पटल पर रखवाए। ठीक है, तो संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, तो बिल्कुल सही बात है, संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, वित्त आयोग की सिफारिशों को पटल पर रखवाता है, सही है। लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को पटल पर रखवाता है, ये भी सही है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, तो लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को नहीं रखवाता है। ठीक है, संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को रखवाता है, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को नहीं रखता। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को रखवाता है और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। तो इसमें आंसर होगा 1, 3, 4। व्याख्या है, संघीय वित्त आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना और नियंत्रण महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि लोक लेखा समिति की स्थापना लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को मिलाकर की जाती है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संघीय वित्त आयोग की सिफारिशें, कैग के प्रतिवेदन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदनों को क्रमशः संविधान के अनुच्छेद 281, 251, 151(1), ठीक है, और 338(6) के तहत संसद के पटल पर रखा जाता है। ठीक, तो ये लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को राष्ट्रपति संसद के पटल पर नहीं रखता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है। तो साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना ये है, लेकिन वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना नहीं है। धन विधेयक को राष्ट्रपति वापस नहीं कर पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। क्यों? क्योंकि धन विधेयक जो है राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में लोकसभा में रखे जाते हैं, क्योंकि धन विधेयक केवल लोकसभा में रखे जाते हैं और वे राष्ट्रपति की पूर्वानुमति उन्हें आवश्यक होती है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के खंड 1 के उपखंड का से उपखंड 4 में विनिर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाले वित्तीय बिल जो मनी बिल या धन बिल होते हैं को अनुच्छेद 111 के तहत अन्य साधारण बिलों के पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता है। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। ठीक है, संविधान की 5वीं अनुसूची के पैराग्राफ 6 में अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित प्रमुख प्रावधान इस प्रकार है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में जो प्रावधान है और वो क्या क्या है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा 5वीं अनुसूची के पैराग्राफ 6 में है। तो क्या क्या है वो कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है, उसका विस्तारण किया जा सकता है यानी विस्तारित किया जा सकता है। किसी भी समय राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के संपूर्ण अथवा किसी विशिष्ट भाग को समाप्त किया जा सकता है, यानी कि राष्ट्रपति ही किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है, उसका विस्तार कर सकता है, उसके संपूर्ण भाग को समाप्त कर सकता है या विशिष्ट भाग को अनुसूचित क्षेत्र के दायरे से बाहर निकाल सकता है। फिर राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति के आदेश द्वारा राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात, तीसरे पॉइंट को ज्यादा गौर से देखिए, राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति के आदेश द्वारा राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल। नेक्स्ट है भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद कहाँ से थे? तो वो बिहार से थे। तो कहाँ पे हुआ था? बिहार में। राजेंद्र प्रसाद मूलतः बिहार राज्य से थे और इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सिवान जिले में हुआ था। ठीक है, सिवान जिले में। 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। 1950 से 1962 तक। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति तो वही बिहार से हैं।
नेक्स्ट है कि 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन रहे? तो 2 अवधि यानी कि 1950 से 1962 तक रहे, तो 2 अवधि से भी ज़्यादा समय तक रहे ये। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है इसमें आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो चौथे राष्ट्रपति थे श्री वीवी गिरी। देखिए पहले राष्ट्रपति भारत के कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। दूसरे राष्ट्रपति कौन से थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तीसरे कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, पहले थे राजेंद्र प्रसाद, दूसरे थे राधाकृष्णन, तीसरे थे जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, और चौथे थे श्री वीवी गिरी। ठीक है, श्री वीवी गिरी। तो नेक्स्ट है सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति। तो नीलम संजीव रेड्डी थे ये, एन संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए थे। तो भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण तो नीलम संजीव रेड्डी ही है। नीलम संजीव रेड्डी। अब ये एक तरफ राष्ट्रपति और दूसरी तरफ उनकी अवधि दी हुई है। ठीक है, तो वो मिला लेते हैं। तो हमारे पहले राष्ट्रपति जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 1950 से 1962 तक रहे, और दूसरे थे हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनके बारे में भी नहीं दिया हुआ है, और तीसरे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ठीक है, तो जाकिर हुसैन 1969 से 1967 से 1969 तक, तीसरे 1967 से 1969 तक जाकिर हुसैन थे। ठीक है, फिर उसके बाद वीवी गिरी चौथे थे। तो वीवी गिरी चौथे थे, तो 1969 के बाद की अवधि आएगी, तो ये 1969 से 1974 तक। ठीक है, अगर आपको क्रम याद है राष्ट्रपतियों का और किसी एक या दो राष्ट्रपति का कार्यकाल याद है, तो आपको बाकी कार्यकाल याद भी ना हो तब भी आप लगा सकते हैं। जैसे 1962 तक तो राजेंद्र प्रसाद ही थे, और 1962 के बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, तो 62 से 67, मतलब 5 साल अगर माने तो 67 तक रहे वो। फिर 67 से 69 तक रहे तीसरे जो थे जाकिर हुसैन। फिर चौथे थे हमारे राष्ट्रपति वीवी गिरी, तो चौथे 69 से 74 तक रहे। ठीक है ना, और 2 ऑप्शन से हालांकि निकल जाता है, लेकिन इसके बाकी भी देख लेते हैं। ठीक है, फिर डॉक्टर संजीव रेड्डी, एन संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी जो निर्विरोध चुने गए थे, ये 1977 से 1982 तक रहे थे, 1977 से 1982 तक। और ये फिर फखरुद्दीन अली अहमद, ये 1974 से 1977 तक रहे थे। ठीक है ना, तो पहले हमारे राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, दूसरे थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरे थे जाकिर हुसैन, चौथे थे वीवी गिरी, और पांचवे थे फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, और पांचवे थे फखरुद्दीन अली अहमद जो 1974 से 1977 तक रहे। फिर थे नीलम संजीव रेड्डी जो 77 से 1982 तक रहे। ठीक है, तो इसमें आंसर होगा सी। यहाँ पे देख लीजिए, फखरुद्दीन 1974 से 77, संजीव रेड्डी 77 से 82, जाकिर हुसैन 1967 से 69, और वीवी गिरी 1969 से 1974। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे वो तो थे पहले उपराष्ट्रपति थे वो। ठीक है, तो ये फिर राष्ट्रपति बने, तो ये तो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन भी थे, और आर वेंकटरमन भी थे। ठीक है, और ये दूसरे, ये तीसरे, और ये चौथे राष्ट्रपति थे हमारे, और ये इसी क्रम में जो है उपराष्ट्रपति रहे। राधाकृष्णन जो है सर्वप्रथम हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे, भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो ऐसे थे जो कि उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं थे। ठीक है, ये उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं थे, सीधे राष्ट्रपति पद पर ही इनका निर्वाचन हुआ। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? तो नीलम संजीव रेड्डी। देखिए नीलम संजीव रेड्डी के साथ कई चीजें जुड़ी हुई हैं। नीलम संजीव रेड्डी पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए। नीलम संजीव रेड्डी पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो उपराष्ट्रपति पद पर आसान नहीं मतलब ऐसे राष्ट्रपति थे जो उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं थे। नीलम संजीव रेड्डी पहले नहीं,
मतलब नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति थे जो उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहे। नीलम संजीव रेड्डी उपराष्ट्रपति पद पर आसीन होने से पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। मतलब पहले लोकसभा अध्यक्ष नहीं थे, उनसे राष्ट्रपति पद पर आने से पहले वो लोकसभा अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये कई चीजें हैं जो नीलम संजीव रेड्डी के साथ रही हैं, उनको याद कर लीजिए। नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण नाम है। एक तो निर्विरोध चुने गए, दूसरा वो राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा अध्यक्ष थे, तीसरा वो उपराष्ट्रपति नहीं रहे, सीधे राष्ट्रपति ही चुने गए। ठीक है, तो नीलम संजीव रेड्डी का नाम याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन इस तरह के बार बार पूछे जाते हैं। नीलम संजीव रेड्डी एक नाम याद रख लेंगे तो उससे कई क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? तो ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। इन्हें दार्शनिक राजा या दार्शनिक शासक के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है दार्शनिक राजा या दार्शनिक शासक इन्हें? क्योंकि ये प्रख्यात दार्शनिक थे और शिक्षाविद थे। ठीक है, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। इससे आप ऐसे याद कर सकते हैं कि कृष्ण जो थे वो वैसे भी, मतलब आपने गीता अगर महाभारत देखी है तो कृष्ण की बातें बड़े गहरे अर्थ लिए हुए दार्शनिक बातें हैं, बड़े गहरे अर्थ लिए हुए, चाहे वो किसी भी संदर्भ में हो, मनुष्य के कर्तव्य के संदर्भ में, मनुष्य के धर्म के संदर्भ में, प्रेम के संदर्भ में, हर तरह से वो बहुत दार्शनिक और बहुत गहरी बातें कहते हैं। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी जो थे वो दार्शनिक राजा और दार्शनिक शासक थे। तो इसको राधा कृष्णन की कृष्ण के नाम से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा था? तो ये वीवी गिरी हैं। वीवी गिरी चौथे राष्ट्रपति थे भारत के। 1969 से 1974 तक ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहे थे। 2 बार अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे वो। 2 बार अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, और चौथे राष्ट्रपति थे भारत के और 1969 से 1974 तक रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आप सभी जानते होंगे 11वें राष्ट्रपति थे, व्यक्ति के अनुसार 11वें राष्ट्रपति थे 2002 से 2007 तक। 2002 से 2007 तक 11वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, और इन्हीं के निर्देशन में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP के फलस्वरूप भारत पृथ्वी अग्नि जैसी मिसाइलों के विकास द्वारा इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुआ। नेक्स्ट है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो जस्टिस M हिदायतुल्ला। ये पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश थे और फिर ये भारत में राष्ट्रपति बने, जस्टिस M हिदायतुल्ला। वैसे M हिदायतुल्ला, जस्टिस M हिदायतुल्ला। ठीक है ना। तो इस तरह के कई क्वेश्चन हैं, तो आप उनको याद रख लीजिए कि कौन भारत का पहला ऐसा राष्ट्रपति था जो उपराष्ट्रपति नहीं रहा? तो नीलम संजीव रेड्डी। निर्विरोध कौन चुना गया? तो नीलम संजीव रेड्डी। और फिर लोकसभा अध्यक्ष कौन था पहले और बाद में राष्ट्रपति बने? तो नीलम संजीव रेड्डी। कौन दार्शनिक राजा या दार्शनिक शासक कहे जाता है कौन से राष्ट्रपति? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, कौन से जो राष्ट्रपति थे वो ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहे थे? तो वीवी गिरी। ठीक है, फिर ये कि कौन से राष्ट्रपति थे जो न्यायाधीश थे पहले मुख्य न्यायाधीश? तो जस्टिस M हिदायतुल्ला। कब कार्य किया इन्होंने? तो 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 के दौरान कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया इन्होंने। नेक्स्ट है निम्न में से कौन असंगत है? तो राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, ये सभी जो है हमारे राष्ट्रपति हैं। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे भारत के पहले। ठीक है, तो ये असंगत है। नेक्स्ट है कि श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? तो 12वां क्रम था ये, 12वां। नेक्स्ट है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे जो पहले बिहार के राज्यपाल थे और फिर बाद में भारत के राष्ट्रपति बने। ठीक है, और भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे ये। राजेंद्र प्रसाद, फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फिर जाकिर हुसैन और उसके बाद वीवी गिरी। तो जाकिर हुसैन थे जो बिहार के राज्यपाल थे।
तो 6 जुलाई 1957 से 1962 तक बिहार के राज्यपाल और 13 मई 1962 से 1967 तक भारत के उपराष्ट्रपति और 1967 से 1969 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? ठीक है, तो निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? तो ये वीवी थे, जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष भी रहे। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति वीवी गिरी राष्ट्रपति निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के आरोप में विवाद की सुनवाई के समय राष्ट्रपति निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के आरोप में विवाद की सुनवाई के समय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एस.एम. सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ के सम्मुख व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए थे। ध्यातव्य है कि 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में वीवी गिरी स्वतंत्र उम्मीदवार और नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस पार्टी के घोषित उम्मीदवार थे। वीवी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना भी की गई थी, जिसमें वीवी गिरी ने विजय प्राप्त की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया, तो एडविन ल्यूटियंस द्वारा किया गया। तो अभी उपराष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो कर लेते हैं हम लोग। भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वो अनुच्छेद 63 के तहत है। ठीक, अनुच्छेद 63 के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति यानी कि जो भी उपराष्ट्रपति चुना जाएगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यानी वो उसके पद से रिलेटेड है, ये पद में निहित है राज्यसभा का पदेन सभापति होना। उसका अलग से राज्यसभा के सभापति के रूप में चुनाव नहीं होगा। ठीक है, और ये कौन से अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 64 के तहत। अनुच्छेद 63 के तहत क्या है? तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और एक्स ऑफिशियो चेयरमैन यानी 64 के तहत पदेन सभापति। अब क्वेश्चन कर लेते हैं आगे, और जो जरूरी ये होगा, फैक्ट होंगे या अनुच्छेद होंगे, आर्टिकल्स होंगे, वो क्वेश्चन के साथ साथ ही मैं आपको कराती हुई चलूंगी। और भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद के बाद। और दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? तो जाकिर हुसैन, जो कि भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने। और तीसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? तो वीवी गिरी, जो कि भारत के चौथे राष्ट्रपति बने। ठीक है, तो शुरू से क्रम उपराष्ट्रपति का आपको याद रखना है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन और फिर उसके बाद वीवी गिरी, और ये तीनों भारत के फिर राष्ट्रपति बने। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है। इसके सदस्य होते हैं, तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं इसमें। तो बी है, निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गणों के सदस्यों द्वारा होता है। नेक्स्ट एक, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, तो फिर वही है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। सिमिलर क्वेश्चन होगा तो मैं छोड़ दूंगी, ये भी वही है। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य। ठीक, सिमिलर क्वेश्चन को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं ताकि टाइम कम से कम लगे और ज्यादा से ज्यादा चीजें हम पढ़ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इन कथनों में से कौन सा सही है? तो राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है, तो बिल्कुल सही बात है, अप्रत्यक्ष होता है राष्ट्रपति का, और राष्ट्रपति की तरह ही उपराष्ट्रपति का चुनाव भी। ठीक है, और फिर ये कि राज्य की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो राज्य की विधायिकाओं के जो सदस्य होते हैं वो आप जानते होंगे उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। ठीक है, तो इसलिए केवल एक सही है और 2 गलत है, तो इसमें केवल आंसर होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन कारण है,
तो कथन है कि जब कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित है। तो ये ठीक है कि राज्यसभा उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने की जो योग्यताएं हैं, अर्हताएं हैं, उसके तहत वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए और तीसरा ये कि वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्य हो। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है, सही है। कारण है क्योंकि राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। तो कथन कारण दोनों सही है। एक्स ऑफिशियो होता है राज्यसभा का, इसीलिए वो उसके पास ये राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए। तो ये दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन या पदेन सभापति। सिमिलर क्वेश्चन छोड़ देते हैं। कौन सा कथन असत्य है? तो राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल सही। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है, सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये गलत है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य करते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 63, 64, 66 ये याद रखना है आपको, उपराष्ट्रपति से रिलेटेड है। अनुच्छेद 63 के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63(3) के तहत ही जो है भारत के उपराष्ट्रपति की योग्यताएं दी हुई हैं। अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। और अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है जो कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है, ठीक है, 66 के तहत। तो कुछ अनुच्छेद है वो याद रखने हैं। क्वेश्चन कर लेते हैं कि उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही नहीं है? तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता है। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य, तो जनता का सदन कौन सा होता है? तो जनता का सदन होता है बेसिकली लोकसभा। तो लोकसभा जनता का सदन होता है लोकसभा, और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता नहीं होती। तो एक तो यही आंसर के तौर पर होना चाहिए, क्योंकि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता राष्ट्रपति में चाहिए, उपराष्ट्रपति में क्या चाहिए? राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता, ठीक है। किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है, तो ये हो सकता है। उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का, ये भी सही है, 5 वर्ष ही होता है। उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जाता है। तो उपराष्ट्रपति को औपचारिक महाभियोग पद द्वारा हटाया नहीं जाता, बल्कि उसकी राज्यसभा के माध्यम से हटाया जाता है, ठीक है। तो ये जो है 1 और 4 जो है इसमें सही नहीं है, 1 और 4 यानी कि सी, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति के पास राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो। तो कथन एक गलत है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में प्रस्तुत और सामान्य बहुमत से पारित संकल्प जिससे लोकसभा सहमत हो से हटाया जाता है। तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रस्ताव रखा जाता है वो केवल लोकसभा में ही रखा जा सकता है, जबकि राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रस्ताव रखा जाता है वो लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन में रखा जा सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए केवल राज्यसभा में ही वो प्रस्ताव रखा जाता है, और राज्यसभा में वो सामान्य बहुमत से पारित होना चाहिए, सामान्य बहुमत से, 2/3 से नहीं, सामान्य बहुमत से, और उससे लोकसभा सहमत होनी चाहिए, ठीक है, से हटाया जाता है। इस प्रकार कथन 4 गलत है, क्योंकि औपचारिक महाभियोग में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, क्योंकि औपचारिक महाभियोग में क्या है, विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, और यहाँ पे उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का उपराष्ट्रपति भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी होता है। तो ये बात सही है। अगर वरीयता क्रम देखेंगे तो पहले वरीयता क्रम में राष्ट्रपति होता है, फिर उपराष्ट्रपति होता है। तो ये सही है कि द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी, ये सही है। उपराष्ट्रपति के पास पद से संबंध कोई औपचारिक कार्य
नहीं है। तो ये भी सही है कि उपराष्ट्रपति के पास जो उपराष्ट्रपति का पद होता है उससे संबंधित कोई औपचारिक कार्य नहीं है, बल्कि क्या है, तो राज्यसभा के सभापति के तौर पर वो अपने दायित्व का निर्वहन करता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है, ये सही है। राष्ट्रपति की पदत्याग, अपद स्थिरीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो ये भी सही है। तो सभी चारों सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसमें आएगा राज्य परिषद, यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि राज्य परिषद यानी कि राज्यसभा। ठीक है, अनुच्छेद 67 ख के तहत है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जिस प्रकार राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने से पहले राष्ट्रपति को इस तरह का प्रस्ताव की 14 दिन पहले सदन में सूचना देनी होती है, उसी तरह उपराष्ट्रपति को हटाने से पहले राज्यसभा में 14 दिन की पूर्व सूचना दी जाती है। ठीक है, 14 दिन की पूर्व सूचना दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्तावित किया जा सकता है, तो केवल राज्यसभा में, ये मैंने बताया, लोकसभा में नहीं, केवल राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं है? तो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता उपराष्ट्रपति, लेकिन उसकी अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट, नीचे 4 युग्म दिए हुए हैं, जिनमें से वह संयुग्म बताइए जिसके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त थे। यानी कि उपराष्ट्रपति होने से पहले वो क्या थे? राजदूत थे या फिर उच्चायुक्त थे। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन और जीएस पाठक। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन तो थे, लेकिन जीएस पाठक नहीं थे इसमें, तो ये ऑप्शन गलत है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, ये बेसिकली राष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत थे। ठीक है, और फिर बी ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन और वीवी गिरी, तो यही सही होगा। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत थे, और वीवी गिरी भी उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व जो थे राजदूत थे। ठीक है, तो इसमें आंसर होगा बी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वीवी गिरी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वीवी गिरी। और वीवी गिरी भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति थे? तो तीसरे नंबर के उपराष्ट्रपति। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। जाकिर हुसैन जामिया मिलिया कॉलेज के प्रिंसिपल और शिक्षा शास्त्री थे। जाकिर हुसैन जामिया मिलिया कॉलेज के प्रिंसिपल थे, शिक्षा शास्त्री थे, और बिहार के राज्यपाल भी रहे, उपराष्ट्रपति भी रहे, राष्ट्रपति भी बने फिर बाद में। ठीक है ना, तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे ये है। और उससे पहले जामिया मिलिया कॉलेज के प्रिंसिपल थे, फिर बिहार के राज्यपाल बने, उपराष्ट्रपति बने। डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1949 से 1952 तक यूएसएसआर में भारत के राजदूत थे, जो कि भारत के पहले क्या थे? उपराष्ट्रपति। वीवी गिरी 1947 से 1951 तक सिलोन यानी श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त के पद पर थे, जो कि कौन से नंबर के भारत के उपराष्ट्रपति बने? तो तीसरे नंबर के। के आर नारायण भी चीन में राजदूत रहे। ठीक है, तो इस प्रकार भी सही उत्तर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? तो निम्न में से देखिए, मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो थे वो जस्टिस हिदायतुल्लाह थे, जो कि पहले क्या थे? पहले बेसिक ये थे, पहले न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश, और फिर वो उपराष्ट्रपति बने। ठीक, और राष्ट्रपति भी बने हैं। ठीक है, तो ये है मोहम्मद हिदायतुल्लाह, और एक शंकर दयाल शर्मा है। ठीक है ना, तो इसमें आंसर होगा मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा। नीलम संजीव रेड्डी तो आप जानते ही हैं, वो पहले निर्विरोध चुने गए थे और लोकसभा अध्यक्ष थे। वो बाद में राष्ट्रपति बने, पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। ठीक है, बाद में राष्ट्रपति बने और निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, तो इसमें आंसर होगा 1 और 4 बी।
तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के उपराष्ट्रपति रहे। फखरुद्दीन अली अहमद और नीलम संजीव रेड्डी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे, सीधे राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है? तो संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। तो ये सही है, संविधान संशोधन जो भी होता है वो संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। बी है कि सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जानी चाहिए। तो ये भी सही है कि संवैधानिक पीठ का जो निर्माण होता है वो 5 न्यायाधीशों द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सी है कि प्रेस की स्वतंत्रता, मूलाधिकार, वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में सम्मिलित है। तो बिल्कुल सही। जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो यही गलत है, क्योंकि जाकिर हुसैन नहीं थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, बल्कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधा कृष्णन। डॉक्टर एस राधा कृष्णन। जाकिर हुसैन कौन से नंबर के थे? तो द्वितीय नंबर के। तृतीय कौन से थे? तो वीवी गिरी। ठीक है, नेक्स्ट है कि मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक क्या है? तो 12वां। और वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, और उनका उपराष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति अनुसार क्रमांक क्या है? तो 14वां। ठीक है, 14वां। ओके, तो आज की फ्रेंड्स हमारी क्लास यहीं खत्म होती है और हम फिर मिलेंगे आपसे नई क्लास में। और तब तक आप हमारी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ये क्लास अच्छी लग रही हो पॉलिटी PYQ की, तो आप लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा जाते जाते। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक बने रहिए हमारे साथ, यानी साजेवानी के साथ। मिलते हैं फिर। बाय, गुड लक।